संजय देसवाल का। उसके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। अब हाथ डालना एक तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंस उसकी इंस्टाग्राम के मुताबिक नहीं होती, वो सचिन है। कि अगर कोई एक इंडियन आर्म रेसलर आपको पिक करना हो, अगर इन पॉसिबल एक फ्यूचर सुपर मैच आप लोग का हो, तो किस आर्म रेसलर को आप चूज करना चाहते हो एज अ अपोनेंट? वैफ में हालांकि टेस्टिंग होती है, लेकिन अभी हमने देखा कि आरटीओ मोरोजोव भी compete करने आ गए थे, उसके बाद से लोग क्वेश्चंस करने लगे। तो वैफ में क्या सीन है इस स्टफ के यूजेज का? तो वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर अली द किंग खान, जिन्होंने कई इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप वैफ की, उसके अलावा आर्म वार्स में भी compete किया है। और इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर से मिलने के लिए और इनके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। अपने बारे में आप अगर बताना चाहते हो इंडियन ऑडियंस को अपने बारे में, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आर्म रेसलिंग में कैसे आप अभी तक प्रोग्रेस किए हैं। थैंक यू। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया। एक पहले मैंने ऑल दो कई की हैं पॉडकास्ट, लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ किए थे, तो ये इंटरेस्टिंग है कि आपके साथ हो रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने आर्म रेसलिंग, मैं अली खान हूँ बाय द वे, आर्म रेसलर फॉर द आर्म रेसलिंग कम्युनिटी। बाकी मेरी अपनी प्रोफेशनल जॉब वगैरह है ऑन द साइड। आर्म रेसलिंग मैंने स्टार्ट समझ लें की थी, जो आपने देखा है आर्म वॉर्स का ही 2009 का। वही शायद ईयर था जब मैंने थोड़ा आर्म रेसलिंग को सीरियस लेना शुरू किया था। उससे पहले वैसे तो करते थे, लेकिन मेरा फोकस आर्म रेसलिंग पे नहीं था, फॉर इन टर्म्स ऑफ कि उसकी ट्रेनिंग पे। पावर लिफ्टिंग वगैरह में मेरा शौक शुरू में जरा डेवलप हो रहा था, फिर जब मैं वो आर्म वॉर्स खेला, फिर उसके बाद जरा इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो गया। तो वहीं फिर जर्नी एक तरह से कह लें स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर उसके बाद मैं सऊदीया मूव हो गया, और सऊदीया में आर्म तो नहीं। तो वहां बस मैं अकेला खुद ही मशीनों पे काम मेरा ज्यादातर जिंदगी में चला है। और उसी के दरमियान में जो आपने कंपटीशंस का जिक्र किया, वॉफ के एशियंस वगैरह और बाकी भी इर्द गिर्द, मैं फिर चला जाता था सऊदीया से खेलने। तो यही जर्नी है अभी तक कर रहा हूँ। एक तरह से समझ लें तकरीबन 15-16 साल एक तरह से हो गए हैं प्रॉपरली इसको करते हुए। तो और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके कुछ स्टैट्स, हाइट, कौन सी वेट कैटेगरी में आप compete करते हैं? मैं हाइट मेरी अराउंड 5'9" है। वेट मैं पहले 80 में, फिर बल्कि स्टार्ट जब मैंने किया था मैं 70 टू 75 के दरमियान था। अब एज के साथ आई थिंक फिर 80 हो गया अब, लेकिन मैं 85 में स्टिक कर रहा हूँ, 85 kg में। ऑल्दो अब मैं नोटिस कर रहा हूँ जैसे और एज हो रही है तो जरा फैट और आ रहा है। तो कभी कभी अब नॉर्मल वेट 87 भी चल रहा होता है, जो मेरा पहले कभी नहीं हुआ। 87 88 तक बल्कि मैं गया हूँ। जब पाकिस्तान विजिट करता हूँ तो फिर मीठा थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, तो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो लेकिन 85 कैटेगरी है बेसिकली। तो पाकिस्तान में क्या सीन है, मतलब आर्म रेसलिंग का क्या सीन है वहां भी? तो बाकी स्पोर्ट्स के अलावा तो उतने देखे नहीं जाते ज्यादातर। दोनों इंडिया और पाकिस्तान के लगभग कॉमन ही स्पोर्ट है जो देखे जाते हैं ज्यादातर। तो आर्म रेसलिंग का पाकिस्तान में क्या क्या सीन है, और जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या था, अभी क्या है, और आप फ्यूचर कैसा देखते हैं आर्म रेसलिंग पाकिस्तान के अंदर? या जब मैंने स्टार्ट किया था ना, समझ लें हम पहला ग्रुप था जो, बल्कि ये 2006 में है जब इवन हम आर्म रेसलिंग को उस तरह सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन ये हुआ था पाकिस्तान में किसी ने कंपटीशन करवाया था 2005 में। और फिर वहां से ना जो कुछ आर्म रेसलर्स वहां आए थे, यानी उन्हें आर्म रेसलर्स तो नहीं आप कहेंगे, जो भी आर्म रेसलिंग में compete करने आ गए थे हम लोग। और वो फिर एक तरह से उनकी वीकली चैलेंज मैचेस शुरू हो गए। और वही चैलेंज मैचेस इवेंचुअली कन्वर्ट होके एक प्रैक्टिस ग्रुप बन गया, जो आज तक चल रहा है, उसे हम जरार वगैरह कहते हैं। लाहौर में ये ग्रुप बना था। फिर वहां से फिर एक तरह से कुछ भी नहीं इतना सिग्निफिकेंट होता रहा, मेरा ख्याल है अराउंड 2008 या 9 में फिर हमारी फेडरेशन बन गई थी। वो भी ऑब्वियसली प्राइवेट ड्रिवन फेडरेशन, हमारी कोई गवर्नमेंट फेडरेशन तो नहीं है। किसी ने कैसर खान है एक हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कोऑर्डिनेट कर लिया फेडरेशन की क्रिएशन को। तो फिर शुरू के कुछ सालों में लोकल टूर, वो जो आपके होते हैं ग्राउंड लेवल के टूर्नामेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा कुछ हुए थे। लेकिन आई थिंक फिर वो भी जरा मसरूफ हो गए, तो कुछ पिछले सालों में इतनी कम अज कम फिर इतनी एक्टिविटी नहीं हुई ऑन द ग्राउंड लेवल। लेकिन फिर कुछ लीग्स इमर्ज कर गई हैं पिछले कुछ सालों में। और पिछले कुछ सालों में ये भी हुआ है कि ये लीग्स इमर्ज की हैं, तो उसकी वजह से जो आपके डिफरेंट सिटीज में आर्म रेसलिंग ग्रुप्स हैं ना, वो भी क्रिएट हो गए हैं। अब आप
इस वक्त अब आप उसको देखेंगे किस तरह चल रहा है, तो ऑलमोस्ट हर सिटी में आपके मेजर ग्रुप्स हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं थे। हमारे में लाहौर में था, कराची में था, ये दो मेन एरियाज थे जहां आपकी आर्म रेसलिंग, और इस्लामाबाद होता था जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का। यहाँ आर्म रेसलिंग के कुछ प्रैक्टिस ग्रुप्स चलते थे, लेकिन बाकी सिटीज में नहीं था। लेकिन अब आप किसी भी सिटी में देखेंगे, मेजर सिटी में, वहां का आर्म रेसलिंग ग्रुप है, आर्म रेसलिंग टीम है, यानी काफी ज्यादा स्केल कर गई है, एटलीस्ट एट दैट लेवल। लेकिन टूर्नामेंट्स हमारी वो लीग्स कराती हैं एवरी नाउ एंड देन, वो प्राइवेट लोगों की लीग्स हैं, कोई भी बहुत साइजेबल नहीं है। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट स्पोर्ट अभी भी नहीं है मेरी नजर में। यानी आप इंडिया से अब कंपैरिजन करें, जब से ये प्रो पंजा लीग आई है, आप इससे पहले समझ लें, जो प्रो पंजा लीग से पहले इंडिया में आर्म रेसलिंग थी, उस तरह पाकिस्तान में है। प्रो पंजा लीग के बाद तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा अब हम देखते हैं ब्लो कर गई है, आर्म रेसलर्स के प्रोफाइल आ गए हैं। तो हम अभी उधर स्टैंड कर रहे हैं, समझ लें, जहां आप लोग प्रो पंजा लीग से पहले थे। तो उसी लेवल पे, जैसे आपने कहा है ना, सेम होती है पाकिस्तान और इंडिया में स्पोर्ट, इस तरह हम भी वहां सेम है। बस वो पीपीएल वाला एक है जो आप समझ लें, एक चीज ने डिफर कर दिया दोनों में। तो अब ये स्टेटस है, अभी भी कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई गवर्नमेंट की फेडरेशन नहीं है। वही प्राइवेट लेवल पे लोग कर रहे हैं अपनी टीम्स के साथ, लेकिन पॉपुलर ज्यादा हो गई है। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो ये जो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा अब उसका इन्फ्लुएंस आया। तो बिल्कुल पीपीएल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडियन आर्म रेसलिंग को भी बूस्ट देने में। तो आपका क्या ओपिनियन है, प्रो पंजा को शायद आप भी फॉलो करते हो, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, प्रो पंजा किस तरह से इंडियन आर्म रेसलिंग के लिए बेनिफिशियल हुई है, और क्या पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर ऐसा स्कोप है कि देखने को मिल जाए? यार प्रो पंजा लीग तो जैसे आपने कहा है, मैं रीजनेबल हद तक फॉलो करता हूँ, इसलिए ऑनेस्टली जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से ओपिनियन दे सकता हूँ उनका। जैसे सीजन 1 की कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, कुछ ये भी था वहाँ कजाकिस्तान के कुछ लोग थे, तो उस वजह से बल्कि मुझे ज्यादा पता चला कि ये वहाँ हो रहा है, कि हमारे इधर कुछ हमारे बल्कि टीम के बंदे वहाँ कोच भी थे। तो मेरा ख्याल है जिस तरह प्रो पंजा लीग ने बूस्ट किया है और ऑर्गेनाइज किया आर्म रेसलिंग को इंडिया में, एट वन पॉइंट आई वाज इवन थिंकिंग कि अगर ये प्रो पंजा लीग लीड करने लग जाए दुनिया में आर्म रेसलिंग को, क्योंकि ऑडियंस इंडिया और आपको पता है साउथ एशिया की सबसे बड़ी है, यहाँ के राइवलरी सबसे बड़ी बनती है, सबसे इंटरेस्टिंग बनती है, सबसे पैसा उसमें आ सकता है। तो मेरा ख्याल था कि ये शायद आर्म रेसलिंग जो इस वक्त सारी ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल एशिया और रशिया वगैरह की साइड पे इस वक्त उधर से ऑर्गेनाइज हो रही है, वो अगर इस साउथ एशिया की साइड से ऑर्गेनाइज होने लग जाए इनकी वजह से, यानी प्रो पंजा लीग में इतना पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा था कि इनकी वजह से शायद ये सेंटर ऑफ आर्म रेसलिंग बन जाए, जहां इवेंचुअली आप देखें ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो है अमेरिका और टर्की के बजाय वो शायद आपके इंडिया में आगे ऑर्गेनाइज कराने लग जाए। मतलब पोटेंशियल तो उसका इतना नजर आता है। ऑब्वियसली उसमें रिस्क यही है कि वो लोगों पे डिपेंड करती है, अभी भी मैं समझता हूँ कि वो आपके जो उनके फाउंडर्स हैं उन पे डिपेंड करती है। कभी भी अगर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, शायद वो सारी चीज दोबारा रैप अप हो जाएगी, उसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इवेंचुअली बनना पड़ेगा जो ब्रॉडली ओन्ड की जाए एक्सेट्रा। तो है, तो इस तरह मैं तो उसका पोटेंशियल बहुत हाई देखता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे उसमें रिस्क काफी नजर आता है बेस्ड ऑन जो हमारे कंट्रीज में जिस तरह स्पोर्ट्स चलती हैं। अब उसकी वजह से पाकिस्तान में भी आर्म रेसलिंग को एक तरह से मिली है, क्योंकि पहले हमें नहीं इतना इंडियन आर्म रेसलर्स का पता था। कुछ का मुझे तो आइडिया था क्योंकि मेरी मुलाकात होती थी, क्योंकि मैं सऊदीया वगैरह में था और वैसे भी ऑनलाइन जरा थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता था। लेकिन अब आपको पता है इंडिया के आर्म रेसलर्स को भी उससे कितना ज्यादा एक्सपोजर मिला है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मिल गई है। तो उस तरह से हमारे लोग भी फिर होते हैं कि यार मतलब आपको पता है ना, आप एसोसिएट ज्यादा उस चीज से कर पाते हैं जो आपके करीब हो। तो वो इंडिया की आर्म रेसलिंग को देख के हमारे लोगों में भी एक उसमें शौक ज्यादा होता है। क्या पाकिस्तान में इस तरह की अभी कोई पोटेंशियल लीग है? मुझे नहीं अभी नजर आ रही है, जैसे मैंने बताया छोटी प्राइवेट लीग्स, लेकिन इस स्केल की लीग अभी नहीं नजर आ रही जो इतना उसको बैकअप करे, जिसके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो और इतना इंटरेस्ट हो उनका कि उसको एज अ कमर्शियल वो लेके चलें। अभी भी जो लीग्स करवाती हैं वो वन ऑफ इन अ ईयर करवा देती हैं, लेकिन उनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड मेथड और इतनी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं नजर आती। तो वो अभी मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज फिलहाल। तो जब इंडियन आर्म रेसलर्स की बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि आप किसी इंडियन आर्म रेसलर को देखते हैं या जो आपके फेवरेट है, जो आपको से लगता हो कि बड़े अच्छे पोटेंशियल वाले आर्म रेसलर है, कोई भी इंडियन? यार इंडियन जिनका यही, हमें तो ज्यादा उनका पता चलता है जिन्होंने अपने प्रोफाइल ज्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा उन्होंने उसको रन कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली मज़ाहिर का सबको पता है, वो फेमस है और उसका पोटेंशियल भी नजर आता है, जिस तरह का उसका स्टाइल वगैरह है, डिफरेंट जरा स्टाइल है। इसी तरह आपका मेरा ख्याल है जो आपका एक
चैनल है वो बड़ा मशहूर है, वो आपके यूट्यूब पे पॉपअप कर ही जाता है, वो भी बल्कि रिसेंटली समझ लें पिछले 6-7 महीने में मेरा एक्सपोजर हुआ है संजय देसवाल का। उसके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। आभास राणा ऑब्वियसली आई थिंक वो बहुत हाई पोटेंशियल है आप लोगों का, वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो उसका तो वैसे ही आप मतलब तो पोटेंशियल शो कर दिया। उसके साथ फिर संजय देसवाल की टीम में मेरा ख्याल है एक दो और भी कोई टॉप रोलर भी हैं। अब डैनिक भी एक नजर आ रहा है, वो भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, उसने भी पीछे जो रिसेंट टूर्नामेंट्स में किया। एक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंस उसकी इंस्टाग्राम के मुताबिक नहीं होती, वो सचिन है। वो वेट वगैरह तो बड़े हैवी बताता है, लेकिन उसका भी वो चीज नजर नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसमें पोटेंशियल तो काफी लगता है। आई थिंक वो बस कन्वर्ट नहीं हुआ। वो मुझे कई दफा अपने वाला हिसाब लगता है, क्योंकि मेरा बहुत देर, मैं जैसे मैंने कहा ना, मैं तो मेजोरिटी मेरी लाइफ सऊदीया कजाकिस्तान आया हूँ पिछले कुछ साल में काम की वजह से। तो यहाँ गुजरिया तो मेरे पास आर्म रेसलर्स इतने नहीं होते थे। एक मेरा दोस्त था, वो मुझे सारी उसने ही बस एक तरह से सस्टेन करवाया आर्म रेसलिंग में। लेकिन सचिन का भी मुझे यही लगता है कि शायद वो वेट बहुत ज्यादा फोकस करता है, वो टेबल पे फोकस नहीं करता, क्योंकि ये मुझे अपनी पता है कि मेरा ये इशू रहा था हमेशा। तो बहुत ज्यादा वजन उठा रहा होता है, तो वो भी मुझे मुझे पर्सनली बड़ा मजा आता है उसकी वीडियो में देख के। लेकिन ये सारे मेरा ख्याल है इन सब में हाई पोटेंशियल है। कुछ और भी आपके यंग लड़के आ रहे हैं, वो भी नजर आता है अब, यानी इतनी ज्यादा लोग हैं कि उनके नाम कई दफा मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मेरा ख्याल है काफी पोटेंशियल अब होपफुली आ रहा है। तो सचिन गोयल का शायद स्टाइल भी आपसे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, दोनों काफ़ी डोमिनेंट हुक प्लेयर हैं। तो एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि अगर कोई एक इंडियन आर्म रेसलर आपको पिक करना हो, अगर इन पॉसिबल एक फ्यूचर सुपर मैच आप लोग का हो, तो किस आर्म रेसलर को आप चूज़ करना चाहते हो एज अ अपोनेंट? यार मुझे तो हमेशा जो क्यूरोसिटी रही है वो, यानी ये मेरे स्टाइल से भी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे क्यूरोसिटी भी उसकी है, क्योंकि उसके लिए भी मैंने देखा वीकनेस हो की है, वो है मुजाहिरी। तो लेकिन मैं उसका चेक करना चाहता हूँ कि यार वो किस तरह का उसका, क्योंकि मुझे उसका स्टाइल डिफिकल्ट लगता है। इस तरह वो होल्ड करता है, वो होल्ड नहीं करता हाथ को, बड़ा ना यूं अपनी रोटेट करके रखता है। आप देखेंगे अक्सर आर्म रेसलर्स की फिंगर्स पे चला जाता है स्ट्रैप के बाहर, तो बहुत बहुत उसकी ग्रिप बड़ी ट्रबल सम है, उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी है। मैं उससे ज्यादा यूं लेता हूँ, तो वो एक इंटरेस्टिंग एक यानी पजल है मेरे लिए कि क्या है ये। बाकी सचिन वगैरह जैसे आप कह रहे हैं, इनका आपको पता है हुक है, वो इतना मतलब आपको बहुत अच्छा, यहाँ उसे टॉप रोल कर लेंगे, यहाँ वो हुक में तगड़ा होगा, वो ले जाएगा, आप होंगे आप ले जाएंगे, तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं आपको चीज लगती। तो ऑब्वियसली मजाहिर इंटरेस्टिंग एक चीज है, लेकिन ये बाकी भी इंटरेस्टिंग है। सिद्धांत अभी आई थिंक है एक लाइट में, तो ये डैनिक भी इंटरेस्टिंग है, सारे इंटरेस्टिंग है ऑनेस्टली, जो भी आपकी आपको नजर आता है। टॉप रोलर सारे इंटरेस्टिंग होते हैं मेरे लिए, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट मेरे लिए चीज मुझे लगते हैं। तो उनका बंदे को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या इनको मैं किस तरह टैकल कर सकता हूँ, क्या मैं इन्हें टॉप रोल में कर सकता हूँ, क्या मैं प्रेस या कोई हुक में लेके जा सकता हूँ। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कोई एक स्पेसिफिक उस तरह नहीं है, लेकिन आई थिंक इफ यू आस्क मी फॉर वन नेम, वो मुजाहिर ही होगा, क्योंकि उसे पहले देखा था औरों की निस्बत। तो होप्स हो कि अगर प्रो पंजाबी ये वीडियो देख रही हो तो इन फ्यूचर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर वर्सेस इंडियन स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर, एक काफ़ी एक्साइटिंग मैच हो सकता है और शायद पॉसिबल हो जाए इस वीडियो के बाद। हालांकि मज़ाहिर जैसे कि यूएई में रहते हैं, तो इंटरनेशनली भी ये मैच पॉसिबल हो सकता है अगर आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ली जाए। हाँ जी, नहीं सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर कह रहे हैं। मैं बड़ी कम पाकिस्तान में compete कर पाया हूँ रिसेंटली, तो वो कहना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। वो जो लोग compete कर रहे हो ना, उनका आपको पता चलता है। जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान में भी हर सिटी में आर्म रेसलिंग हो रही है, वहां पे भी अब काफी लड़के हैं जिनका मैं खुद चाहता हूँ कि यार मुझे पता चले क्या मैं इनके साथ मैच कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यंग लोग अब आ गए हैं। मैं बूढ़ों की उन जमात में से। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है आपको, मतलब अब होता है ना, एरा डिफरेंट होता है। जैसे जॉन को कई दफा लोग कहते हैं जॉन से ये स्ट्रॉन्गेस्ट अब के आर्म रेसलर हैं, कि वो आर्म रेसलर स्ट्रॉन्गेस्ट था। वो जब एरा बदल जाता है ना, तो बंदा अपने आप को ये समझ लेंगे, जो भी जिस दौर में होता है वो अपने आप को उतना ऊपर लेके जाता है जितना उसका कंपटीशन हो। तो कई दफा हमें लगता है कि शायद उसका ये पोटेंशियल था, वो नेचुरली पोटेंशियल नहीं होता। लेकिन अब यही मैं, मतलब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में भी इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है एग्जैक्टली। ये भी हमारा एक सबको क्यूरियोसिटी है। कई बड़े अच्छे आर्म रेसलर हैं जिनसे वो कहते हैं कि अली का मैच हो और देखें क्या होगा नतीजा। तो नहीं नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हाँ इंटरनेशनली या दुबई में होता है, तो दिस यानी ये मैच आसानी से हम करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप कजाकिस्तान में रहते हैं, आप सऊदी में भी रहे और पाकिस्तान में भी रहे, तो आप लगभग सारे लोग से मिल चुके हैं। तो कजाकिस्तान के लोग जब इंडिया में आते हैं तो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, आपने भी देखा होगा। लगभग आधा आधा से ज्यादा तो वही लोग ले जाते हैं। तो वही हम चीज हमें भी बड़ा क्यूरियोसिटी जगाती है कि ऐसा क्या है कजाकिस्तान की ट्रेनिंग के अंदर
कि वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, जबकि वेट काफी कम रहता है, लेकिन अपने से हेवी लोग को आराम से होल्ड कर पा रहे हैं। तो ये चीज भी हमें बड़ा क्यूरियोसिटी जगाती है कि आप तो वहां रह रहे हैं, आप कम्युनिटी में लोग को देख रहे हैं, उनके डाइट से लेके उनके रूटीन प्लान भी जान रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि उनमें डिफरेंट बनाता है हमारे लोग से? तो देखें, कजाकिस्तान में भी ना दो, कजाकिस्तान को भी दो चीजों में हमेशा डिवाइड करें जो सबको पता है। एक है शादरा स्कूल और एक है बाकी सारा कजाकिस्तान। समझ लें, जो शादरा स्कूल है वो भी बाकी कजाकिस्तान को इस तरह डोमिनेट करता है जिस तरह वो बाकी दुनिया को डोमिनेट करते हैं या हम लोगों को डोमिनेट करते हैं। इधर इधर भी वही हिसाब है, इंटरनली भी। मेरा ज्यादा एक्सपोजर है अलमाती वगैरह में, जो दूसरी सिटीज है। मैं शादरा अभी तक नहीं गया, हालांकि मैं 3 साल से अब यहाँ हूँ। लेकिन मेरी जॉब जरा ज्यादा, मतलब मुझे अलाउ नहीं इतना करती। डिफिकल्ट होता है मेरे लिए इतना फोकस इसको करना। लेकिन जो बाकी मैंने कम से कम अलमाती में देखा है ना, एक तो मैं ये कहूंगा कि कोई जो नॉर्मल इनकी बाकी सिटीज में लेवल है ना, वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है जितना शादरा वालों का हमसे है ना। कंपेयर टू बाकी सिटीज का इतना नहीं है। दूसरा, लेकिन फिर भी उनकी कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी हैं। एक मैंने ये गौर किया कि यंग एज में शुरू करते हैं, मतलब इनके मेजोरिटी आमने से, जब मैं कहता हूँ ना मैं बूढ़ा हूं, तो उनके आप देखते हैं वर्ल्ड चैंपियन 18 19 इस साल के बने होते हैं। लेकिन वो 18 19 साल वाला भी काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये नहीं होता वो 18 19 में उसने ट्रेनिंग शुरू की और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वो पिछले 6 7 8 साल से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कई। यानी मैं इधर भी अलमाती जिम में देखता हूँ तो छोटे से लड़के आए होते हैं, बिल्कुल छोटे भी नहीं जैसे शादरा की वीडियोस में होते हैं, लेकिन समझ लें 12 साल के 13 साल के, और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरा मैंने ये देखा, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, मतलब उनका सेशन चल रहा होता है, 4 घंटे लगे हुए हैं और कर ही जाते हैं कर ही जाते हैं। मतलब हमारे वो 4 घंटे की ट्रेनिंग को शायद हमारे टॉप के आर्म रेसलर जी सिर्फ करते हो, लेकिन यहाँ उनका वो एवरेज आर्म रेसलर भी इतन कर ही जाता है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग। तीसरा, आई थिंक ऑब्वियसली ओवर टाइम कुछ असर इस चीज का भी होगा कि डाइट वगैरह में, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ज्यादा हम तो मैं ये समझता हूँ कम से कम कि उनके गोश्त बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो हमारा साउथ एशिया एज अ होल है, इवन पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ वट एवर अदर रीजन। तो उस वजह से भी शायद ओवर टाइम इनके डाइट और न्यूट्रिशन भी हमसे बेहतर होती है। लेकिन जो आप, एक मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव रहा है, जो आप पीक पे डिफरेंस देखते हैं ना, इवन बिटवीन कजाकिस्तान हो या जो भी कंट्रीज हो, आई थिंक एक फैक्टर ये भी आ जाता है मेरी नजर में। अब मेरा ये पर्सपेक्टिव है, इससे कई लोग इख्तलाफ करते हैं कि बहुत मेजर एक रीजन है कि एट हाई लेवल बहुत ज्यादा स्टफ का यूज होता है। और वो मेरी नजर में मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स। वो आप अपने आप को मान लें, और एक बंदा, वो मतलब वो चीज भी मैंने देखी है। और तो वो मेरी नजर में जो ये ज्यादा कंट्रीज एंड डेवलप स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में, वहां मेरा ख्याल है ये कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो इसके बारे में एजुकेटेड हैं, और वो इसलिए इस तरह भी पीक लेवल पे यानी टॉप लेवल पे वो एक्सेल करते हैं। लेकिन एवरीथिंग, सो इट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेनिंग, इट्स बट कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको कहूंगा कि आप कहेंगे कि यार कोई सीक्रेट है, कोई सीक्रेट नहीं है। बियॉन्ड दैट यही बेसिक चीजें जो सबको पता है यही है, हार्ड वर्क को थोड़ा सा डाइट का, फिर जो मेजर फैक्टर जो मैं समझता हूँ पीक टॉप लेवल पे वो जो आ जाता है स्टफ का। बाकी भी यही है, मतलब ये नहीं है कोई स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है, कोई कोई जादुई वो कहते हैं ना एक्सरसाइज ये लोग करते हैं, वो कुछ नहीं है। जब बात हुई है स्टफ की, तो हम भी इसके उसके ऊपर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके इसके बारे में। तो लगभग हम सारे इंटरनेशनल लोगों से भी बात हुई, कोचर से भी बात हुई हमारी, तो इस सब चीजों के ऊपर हम बात करते रहते हैं। तो आपके नजर में कितना यूज है इस सारी चीजों का आर्म रेसलिंग के अंदर? और जिस तरीके से हमें लगता है उतना ही यूज है या फिर उससे ज्यादा है? तो क्या आप देखते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर किस तरीके का यूज चल रहा है? यार मुझे तो जो ऑनेस्टली लगता है कि जो इंटरनेशनल लेवल है ना, जो जो मैं कहता हूँ टॉप लेवल है, एक लेवल है जो टॉप से कम है जिसमें तो हम सारे ग्रुप में आ जाते हैं, एक लेवल है जो टॉप का लेवल है। मेरे ख्याल में जो टॉप का लेवल है ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज है, और बहुत सारे लोग इसको अंडरमाइन करते हैं। एंड आई थिंक फॉर वेरियस रीजंस दे वो उसे अंडरमाइन करते हैं। लेकिन आपको चीज अगर आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में फिटनेस में बहुत देर तक रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि एक नेचुरल चीज क्या होती है और नेचुरल प्रोग्रेशन क्या होती है और एक अननेचुरल प्रोग्रेशन क्या होती है। और मैंने वो देखी है, मैं जब इंटरनेशनल compete करता हूँ या जहां भी ये कजाकिस्तान वगैरह भी, कि आप हमें पता है साल में आर्म रेसलर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। टेबल जो है ना वो बड़ा टफ जगह है। वो आपका ये नहीं है कि आपने वजन उठाए, बाइसेप बढ़ गया 10 किलो तो आपकी टेबल पे आके भी जान उस तरह बढ़ जाएगी, वो बड़ी स्लो आती है। लेकिन आप देखेंगे बंदा आएगा 4 5 महीने में, अगर आप उसे रोक के हराते थे वो आपको रोक के हरा देगा। इतना फर्क
वो लेके आपके पास आ जाते हैं लोग। तो मेरी नजर में टॉप लेवल पे आई थिंक बहुत ज्यादा इस चीज का यूज है। और ऑल्दो मैं अब ये भी देख रहा हूँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि शायद हमारे कंट्रीज में भी, पाकिस्तान और इंडिया में भी इसका यूज सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। शायद ये जो यूज कर रहे हैं हमारे ये जब से जरा ज्यादा प्रो पंजा लीग भी आई है और हमारे भी ज्यादा क्लब्स बने हैं, शायद वो यूज कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ यूजेज कम है और उनका सोफिस्टिकेशन ऑफ स्टफ उनके पास इतना नहीं है। लेकिन आई थिंक हमारे कंट्रीज में भी अब ये चीज ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है काफी पहले की निस्बत। पहले मेरा नहीं ख्याल ये इतनी थी हमारे दौर में, जैसे अब मेरा नहीं ख्याल, हमें पता होता था यार ये एक बंदा लेता है, वो खुद ही मानता था यार मैं लेता हूँ, और हम देखते थे यार तगड़ा बड़ा हो गया। मतलब आप उसकी, और इनकी मैंने देखा है ऐसे लोग जब तगड़े होते हैं ना तो आप देखेंगे उनकी, उनके छोटे मसल्स बड़े तगड़े होते हैं, वो डिफरेंशिएट कर देते हैं आपको। मतलब उनकी रिस्ट जो है वो आप देखेंगे को पत्थर जैसी लगने लग जाएगी, एक नॉर्मल बंदे की एक इंसानों वाली लगती है। वो फिर ऐसा डिफरेंस फील होता है आपको कि यार कुछ 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 और है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं है मैंने रिस्ट का आज से 25 किलो अपना बढ़ा भी लिया उससे भी नहीं वो चीज आनी, वो कुछ और हो जाता है। मतलब आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज डिफरेंट। इट डजंट नेसेसरली मीन कि आपका साइज बड़ा होगा, वो बड़ी और चीजें भी नजर आने लग जाती हैं। इसीलिए आप इनमें भी कह रहे थे ना कि इनका साइज इतना नहीं होता। तो आई थिंक इस चीज में नेसेसरी साइज नहीं चेंज होता इसमें, जब आप पकड़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये कुछ और पकड़ा है मैंने हाथ में। वो फीलिंग ही आपको पता चल जाता है किसकी नेचुरल है किसकी डिफरेंट है। तो एक काफ़ी ऑनेस्ट और शायद बहुत ज़्यादा एक इंसाइटफुल आपका ओपिनियन था इसके ऊपर। तो एक और चीज़ हम क्यूरियस थे इसी टॉपिक में कि वैफ में हालांकि टेस्टिंग होती है, लेकिन अभी हमने देखा कि आरटीओ मोरोजॉव भी compete करने आ गए थे, उसके बाद से लोग क्वेश्चंस करने लगे। तो वैफ में क्या सीन है इस स्टफ़ के यूजेज का? यार देखिए, टेस्टिंग ओलंपिक में भी होती है, और अगर कोई ओलंपिक के एथलीट कोई ऑनेस्ट होता है ना, वो आपको बताता है कि ये सारी जो टेस्टिंग है ना, दिस इज बुलशिट टू मी। टेस्टिंग की ये जो वर्ल्ड है, ये इनफैक्ट मेरी नजर में अनफेयर है कि आपका जो फेयर एथलीट है उसको आप कह देते हैं कि जिनसे आप compete कर रहे हो ना वो टेस्टेड एथलीट्स हैं। आपको पता है स्टोरीज आर्मस्ट्रॉन्ग की, 8 साल वो भी मोस्ट, वो कहते हैं टेस्टेड स्पोर्ट थी साइकिलिंग, उसने जब इतने सालों तक उसको कुछ नहीं समझा। एथलेटिक्स के स्कैंडल्स का आपको पता है। मेरी नजर में जो यूजेज करने वाले होते हैं ना, ये इन टेस्ट करने वालों से हमेशा अहेड ऑफ द कर्व है, जैसे हम कहते हैं ना। तो WF की टेस्टिंग को भी ऑनेस्टली मैं उस तरह नहीं, टेस्टिंग की कोई उसको ऑनलाइन पता नहीं, ये जानी हो ये ना हो कल WF में कोई ट्रांसलेशन हो मुझे बैन कर दे, आजकल आपको होता है बैन का मामला भी बड़ा सीरियस है। एनीवे, तो बहरहाल जनरल टेस्टिंग को यानी मोरोजोव का केस तो बहुत वेरी स्पेशल, के बाकी आप सही कह रहे हैं कि उसको तो उस तरह नहीं इन्हें करना चाहिए था, क्योंकि उसको तो क्लेम किया उसने एक तरह से, समझ लें एक कम से कम सॉफ्ट क्लेम या डायरेक्ट क्लेम, मतलब उसने, मेरा ख्याल है वो वर्ड्स में खेल सकता है कि यार मैंने ये नहीं कहा था मैं यूज करता हूं, मैंने कहा था जो यूज इसमें यूज जो ज्यादा करता है वही आगे होता है, उसने इस तरह ना गेम तो कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इस WF को भी टेस्टिंग को मैं नहीं समझता, जिस तरह ओलंपिक की टेस्टिंग को मैं नहीं समझता इस तरह इस टेस्टिंग को भी मैं नहीं समझता कि इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। लेकिन जो आप दूसरा इशू रेज कर रहे हैं कि उसको खेलने दिया, वो आई थिंक इट्स बिटवीन एम्बिग्विटी इन द वर्ड्स दैट ही सेड, कि उसमें वो निकल सकता है कि मैंने तो नहीं कहा था कि मैं यूज करता हूँ। तो यूं ही है WF का मामला, तो ये इन द एंड WF का ही नहीं है, हर मेरी नजर में इंटरनेशनल स्पोर्ट यही है। ये रियलिटी है ऑफ द स्पोर्ट्स। इससे आप क्या करें, आप इसी दुनिया में आप। Exactly. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको देखा गया कई बार आप बात करते हैं वेस्ट साइड बारबल कॉन्जुगेट मेथड के बारे में, और अभी भी कई सारे आर्म रेसलर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को लेकर कंफ्यूज हैं। लोग इंस्टिंक्ट पर ट्रेनिंग करते हैं, और आप काफ़ी पहले से इस तरह की पावर लिफ्टिंग की प्रिंसिपल्स को आर्म रेसलिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टॉड हचिंग से भी शायद आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो पाकिस्तान में आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे वेस्ट साइड बारबल के ट्रेनिंग प्रिंसिपल से, और इसके बारे में भी फैंस को अगर आप कुछ और बताना चाहते हो तो आप बताएं। हाँ जी, मैं समझ लें, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना मेरा शुरू में शौक पावर लिफ्टिंग की तरफ से ज्यादा था। बेंच वगैरह मेरा अच्छा था, तो मुझे इन चीजों में बहुत शौक था। तो आर्म रेसलिंग को जैसे मैंने कहा हम सीरियस नहीं लेते थे अंटिल 2009। इवन अगर हम करते थे साइड पे तो यही होता था, वीक में दोस्त मिल गए जाके प्रैक्टिस कर ली, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग पैटर्न्स कोई आर्म रेसलिंग को देख के नहीं होते थे। तो मेरी पावर लिफ्टिंग का स्टाइल वेस्ट साइड था तब, यानी मैंने ये टॉड से नहीं लिया था। टॉड तो शायद तब शुरू के उसके भी, यानी हम, मेरा ख्याल है टॉड ने भी कोई आर्म रेसलिंग लेट एज में शुरू किया, तब उसने भी शायद तब भी शुरू की थी।
तो मैंने क्योंकि पावर लिफ्टिंग उस तरह करता था और मेरे कॉन्सेप्ट्स उससे बने थे, वो 1 rep max का उसमें कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम और ये जो आपकी स्पीड की ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मेरे भी उससे ही बने थे। तो उसको मैंने टू सम एक्सटेंट, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है ना कि इवेंचुअली यू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ बाय डूइंग मैक्स हर वीक, तो शुरू में मैंने जरा इसको फॉलो किया। तो मेरा बेसिकली अपने पावर लिफ्टिंग के बैकग्राउंड की वजह से ये था। लेकिन ऑनेस्टली ये मेथड भी जो है ना, अगर आप मेरे से आप पूछे, मतलब ओवर टाइम, क्योंकि आर्म रेसलिंग में बहुत ज्यादा एक ही, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में एक डिफरेंस मेजर ये है कि आपकी 3 एक्सरसाइजेज ही हैं, वो 3 एंगल्स ही हैं। So, आपका बेंच है तो वो बेंच का एक ही है चीज, स्क्वाट है तो वो स्क्वाट की एक ही एक्सरसाइज है जिसपे आपने टेस्ट होना है। आर्म रेसलिंग डायरेक्टली वो चीज नहीं है। आर्म रेसलिंग में आपने हंड्रेड्स ऑफ पोजिशंस में आना है, आपने उसमें इंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा आ जाना है, उसमें स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक्सप्लोसिवनेस। पावर लिफ्टिंग में वो इतनी मेजर मैटर नहीं करती। तो उस आम जो वेस्ट साइड बारबेल का मेथड है वो मैक्स इंक्रीज करने के लिए तो अच्छा, विच मीन स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, लेकिन वो कोई वेल राउंडेड मेथड नहीं है। इसीलिए जो टॉड ने भी मेथड अपना बनाया हुआ है वो इज अ बिग स्पिन ऑफ वेस्ट साइड। वो मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट ही वेस्ट साइड का है कि यार आप मैक्स करें एक एक्सरसाइज पे। लेकिन ओवर टाइम में ये भी आपको कहूँ कि आर्म रेसलिंग में हमारा एक ही जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, ये जो इस एरिया का जॉइंट है और शोल्डर का। तो ये जो मैक्स का भी मेथड है ना, ये मेरी नजर में उन एथलीट्स के लिए, बहुत स्पेसिफिक एथलीट्स पे काम करेगा। मेजॉरिटी एथलीट्स जो हैं इस पे इंजर बहुत जल्दी हो जाएंगे, उनका करियर बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि इवेंचुअली आपके ये, मैंने भी यही लेसन एक मेजर लर्न किया, मेरे भी ये सारे जॉइंट्स वगैरह का बुरा हाल इन्हीं वजहों से हुआ है। तो कोई मेरी नजर में आइडियल मेथड नहीं है। इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि दुनिया में जितने सारे बाकी लोग हैं वो मेथड नेसेसरली फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें लॉन्जेविटी बहुत शॉर्ट है। आप ओलंपिक लिफ्टर्स की भी लॉन्जेविटी देखते हैं जिनकी ट्रेनिंग भी इन चीजों के अराउंड होती है, बुल्गेरियन मेथड्स, ह्यूज वॉल्यूम उनकी, यानी वो 25-26 में मेजोरिटी 90% खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके जॉइंट्स ही नहीं होल्ड करते इसके बाद, जिन्होंने अर्ली एज में शुरू की होती है। तो मेरा बहरहाल वेस्ट साइड से यूं ट्रांजिशन थी फ्रॉम पावर लिफ्टिंग टू आर्म रेसलिंग, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो थे वो मैंने यूज किए, और इनफैक्ट इन द बिगिनिंग एक्सट्रीम यूज किए। मतलब माई मैक्स जो था वो ये था कि अब इसमें यार, उधर तो हमने बेंच का एक मैक्स करना है, किसी एक्सरसाइज का वेरिएशन ऑफ द बेंच, इसमें अब क्योंकि एंगल्स बहुत ज्यादा हैं तो मैंने हर दिन किसी एंगल का मैक्स करना है। शुरू में मैं ये कर रहा था, तो सोचे मैक्स आफ्टर मैक्स आफ्टर मैक्स, हर दिन 5 दिन इन अ वीक, तो वो आपके जॉइंट का बेड़ा गर्क उसके बाद हो जाता है। तो वो कोई आइडियल मेथड नहीं था फॉर ट्रेनिंग। तो अपने एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई एक ट्रेनिंग प्रिंसिपल या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इन शॉर्ट आप रिकमेंड करना चाहते हो? यार मैं आर्म रेसलिंग में ऐसे देखता हूँ कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, वो आप किसी भी प्रोग्राम में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मेरी नजर में कोई एक एक मेथड नहीं है। इन द एंड आपके प्रोग्राम में कंपोनेंट्स मेरी नजर में होने चाहिए। देयर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ। अब वो स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट का कंपोनेंट आप कहते हैं मैंने वेस्ट साइड का फॉलो करना है, उसके भी प्रोज कॉन्स हैं, जैसे मैंने कहा। उसमें अगर आप कहते हैं, आप उसमें सब कुछ डिपेंड करता है आपका करियर होराइजन क्या है। अगर आप कहते हैं यार मैंने अपना बेस्ट बनना है इन द नेक्स्ट 5 years और उसके बाद मैंने आर्म रेसलिंग छोड़ देनी है, ठीक है, शायद वेस्ट साइड बेस्ट हो के अपने आप का मैक्स स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो बड़ा अच्छा मेथड है। अगर आप कहते हैं मैंने 30 साल तक आर्म रेसलिंग करनी है और डोमिनेट करना है फॉर 10 years ड्यूरिंग दैट पीरियड, फिर वो मेथड नहीं करेगा। एनीवे तो आपको कंपोनेंट्स होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ का कंपोनेंट होना चाहिए आपके ट्रेनिंग मेथड में, आपका इंड्योरेंस का कंपोनेंट होना चाहिए, आपका ये जो है एक्सप्लोसिवनेस का कंपोनेंट लाजमी होना चाहिए, आपकी टेंडन की रिकवरी का कंपोनेंट उस मेथड जो भी आप बनाएं उसमें लाजमी होना चाहिए, उसमें हाइपरट्रॉफी का कोई ना कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो अब कोई भी आप प्रोग्राम बना लें, अब इस तरह इसके अराउंड हर तरह के 100 प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप लीनियर पीरियडाइजेशन ले लें, उसमें आप एक स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को कवर कर लेंगे, उसमें कुछ स्पीड एक्सप्लोसिवनेस का डाल लें, उसमें कुछ इंड्योरेंस का डाल लें। तो मेरी नजर में कोई भी एक प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं हर आर्म रेसलर का प्रोग्राम भी डिफर करता है। टॉड का एक एक्सट्रीम होगा, आप देखेंगे कईयों का उनका परफेक्ट फॉर्म के साथ वो ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी एक्सरसाइज में फुल रेंज पे फोकस करते हैं। इन द एंड बॉडी जो है ना उसको नहीं मतलब उसको एज लॉन्ग एज आप उन प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं उसे नहीं फर्क पड़ना, आप वेस्ट साइड को यूज कर रहे हैं, आप लीनियर को यूज कर रहे हैं, आप बुल्गेरियन का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, उसने रिस्पॉन्ड करना है। तो मेरी नजर में द बेस्ट थिंग इज मेन इन कंपोनेंट्स को अपने प्रोग्राम में डाल लें, बस अपने प्रोग्राम पे रिफ्लेक्ट करें कि आपके प्रोग्राम में सारे कंपोनेंट्स हैं कि नहीं, जो लैक करता है उसको ऐड कर लें, बाकी एवरीथिंग विल वर्क एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज
कोई कम से कम वो बेसिक सेंस करता है, मतलब हाइपरट्रॉफी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वो आपके वेल एस्टेब्लिश्ड है। स्ट्रेंथ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, कोई भी आप मेथड उसमें फिर यूज कर लें। और ऑब्वियसली हमारे में मेजर थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज वेट लिफ्टिंग के स्टफ, के हमारी स्पोर्ट है, हमने इन द एंड टेबल पे आके सब कुछ करना है। तो वो प्रोग्राम में जब तक वो स्किल की डेवलपमेंट नहीं है, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द टेबल नहीं है, वो कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत सारे ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं, विच मीन वो ड्यूरिंग द ईयर आपको अपने ब्लॉक्स मोस्ट लाइकली बनाने पड़ेंगे कि यार किस में मैं स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा फोकस करूं, किस में मैं अपनी टेक्निक या एंड्योरेंस पे फोकस करूं, किस में स्पीड और इस पे फोकस करूं, और किस में, यानी उसकी परसेंटेज प्रायोरिटी हर ब्लॉक में चेंज होगी। तो कोई मैं एक चीज नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, आप सबके देख लें, कोई जाए किसी का, आपकी मुख्तलिफ के बाय करके देख लें, ये जो ऑनलाइन अवेलेबल है सबके में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सब कुछ काम करता है, सारे स्ट्रांग है, सब वर्ल्ड चैंपियंस है। यहीं से एक और भी क्वेश्चन थी कि 2022 के अंदर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर आपने कोचरे के साथ किया था आर्म रेसलिंग, जिसके अंदर फाउल से वो जीत गए थे, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या वजह थी, और किस तरीके से आप इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब पार्टिसिपेट किए थे तो आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया। हाँ जी, वो 2022 में थी, किस में नहीं थी, 22 में होगी मेरी, या मेरी मेमोरी भी वीक है। एनीवे वो बस वर्ल्ड चैंपियनशिप compete करने, नॉर्मल एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली। अब क्योंकि compete किया कुछ ना कुछ, तो इतना कोई, मतलब वो शायद एज के साथ भी थोड़ा इतनी वो नहीं होती कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे हैं, पहले ज्यादा उस तरह था। लेकिन बस मेरा कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कोच के साथ भी मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा यहाँ ना बड़ा सिवियर कैल्सिफिकेशन है, जैसे बाजू नहीं लोगों की सीधी होती जो कहते हैं, उस तरह मेरी भी नहीं होती, मेरी बस इतनी जाती है अब। तो मेरे इधर लेकिन पेन बहुत ज्यादा होती है जब ट्रेनिंग करूँ ना। आर्म रेसलिंग में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जिसमें इतनी सिवियर होती है कि आप यूं समझ लें कि किसी ने छुरी ली है और आपके अंदर मार दी है, इस तरह। यानी एक्सरसाइज एकदम जब करता हूं ना, तो इस तरह की पेन, शूटिंग पेन आती है बहुत ज्यादा। तो टेबल पे भी कई दफा ना मेरे साथ ये होता है कि जब मैं आर्म रेसलिंग टेबल पे प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, खासतौर पे जब मैं टूर्नामेंट्स में इनमें जाता हूँ ना, ये अक्सर मेरे साथ होने लग जाता है कि मेरी ये पेन काफी ज्यादा होने लग जाती है, स्पेशली आफ्टर जो मैं रेस्ट का पीरियड हम लेते हैं। नॉर्मल दिनों में शायद ना भी होती हो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इतनी सीवियर ना हो, लेकिन टूर्नामेंट में खास होती है, तो उससे ऑटोमेटिकली ना मेरे से बाजू पे कंट्रोल नहीं रहता, वो पेन जैसे ही आएगी मेरा नेचुरल बॉडी रिएक्ट करती है, एल्बो मेरी उतनी स्टेबल शायद नहीं रहती, तो वो चीज एल्बो। तो उसके कोचरे के साथ भी मुझे यही हो रहा था कि जैसे ही मैं जोर लगाता था, वो मेरे उस दिन पेन बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, और मेरी ऑल एल्बो शायद ऑटोमेटिकली, मुझे पता भी नहीं चल रहा था, मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था कि वो ऊपर उठ जाती थी, क्या होता था। तो बस अनफॉर्चुनेट था उस वजह से ना, मेरा इतना फिर कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि यार यानी मुझे स्ट्रेंथ का इतना इशू नहीं लग रहा था, लेकिन वो जब चीज आपके कंट्रोल में ना हो ना, कि आप एक नी जर्क रिएक्शन जो होता है बाजू का, वो होता है। तो बस बस यही था, क्या कह सकते हैं, हार गए हार गए। ये चीज काफी जबरदस्त लगी कि आपने बड़ा सिंपल वे में इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अक्सर लोग फिर जब ऐसा कुछ होता है तो फिर बहुत बड़ी एक नई स्टोरी देख सुनने को मिलती है हमें हमेशा, कि क्या रीजन थे, वो मेटेओर गिर गया था, पता नहीं क्या, कुछ भी सुन सकते हैं उसके बाद। तो हाँ ये नहीं, चीज वो प्रॉब्लम यही है ना, परफेक्ट फॉर्म में तो होते नहीं, कुछ ना कुछ रीजन आपके हमेशा होते ही हैं, लेकिन आप हार जाते हैं। एंड रिजल्ट इज के वो सारे रीजन इवेंचुअली, इसका रिजल्ट ये हुआ, आप हार गए। अब स्पोर्ट यही है, स्पोर्ट्स का यही होता है, एक दिन बुरा होता है आपका, बुरा था, हार गए आप उस दिन, वो कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप उस मैच को देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि आप उस दिन ज़्यादा स्ट्रोंगर थे, अगर फॉल्स नहीं होता तो शायद उस दिन कोच रे हार सकते थे आपसे। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर, आपका क्या प्लान है आगे compete करने के लिए, क्योंकि अब लोग शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी देखना चाहते हो, और शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियंस में अगर आप compete करें तो ये पॉसिबल हो जाए। हाँ जी, मेरा असल में मेरा, जब मैं कजाकिस्तान भी रहा हूँ ना 2 साल, 2-3 साल जो मेरे हो गए हैं इधर, मैं ना इतना एक्टिव नहीं रह सका, क्योंकि मेरा बड़ा मेजर ना लेब्रम का इशू चल रहा था, शोल्डर रोटेटर कफ का मेरा इशू हमेशा से है। लेकिन यहाँ ना मेरा आके सडनली बहुत सिवियर हो गया था, आई थिंक मेरा लेब्रम अब टीयर ही हो गया, क्योंकि अब बहुत शोल्डर में कट 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 आवाजें आती हैं।
तो पिछले 2 साल में बिल्कुल इतना एक्टिवली ट्रेन नहीं कर सका। मैं कर तो कभी चला जाता था यहाँ टूर्नामेंट में भी compete करने जब थोड़ी पेन कम होती थी, लेकिन मैं कोई प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं कर सका प्रॉपर, इस पेन की वजह से। ट्रेनिंग के भी मैंने पीआरपीज भी कराए, 6 6 महीने भी ऑफ लिए कि ये थोड़ी रिकवर हो जाए। लेकिन ये जो साल है ना, इसमें मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग पिछले समझ ले 3 4 5 महीने से ना, 4 महीने तकरीबन, मैं प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग कर रहा हूँ। शोल्डर काफी हैंडल कर रहा है, मतलब वो ये तो नहीं है कि सही है, लेकिन वो उतना है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को फॉर एट अ रीजनेबल लेवल हैंडल कर पा रहा हूँ। तो मेरा इस बार प्लान तो है कि एशियंस भी अगर हो जाए तो वो भी कर लूँ, वर्ल्ड्स भी हो जाए, क्योंकि अब टाइम मेरे पास समझ लें लाइफ में बड़ा शॉर्ट है, स्पोर्ट्स की लाइफ में। तो मुझे मेरी एज 40 हो गई है। तो प्लान तो मेरा है वर्ल्ड्स में भी जाने का, एशियंस में भी जाने का। अब एशियंस का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वीजा का इशू है। देखें, मुश्किल एक चीज लगती है, लेकिन हो गया तो हो गया। वरना इस बार कजाकिस्तान में भी आ रहा है, आई थिंक जुलाई में एक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है कोई, वो शायद वर्ल्ड कप अब जो इन्होंने नया शुरू किया कह के। तो उसमें भी कुछ लोग, जरा ज्यादा ब्रॉडर ऑडियंस आ जाती है नेशनल के अलावा, तो मुझे उम्मीद है वो भी अच्छा होगा। तो मेरा प्लान है वो जुलाई में भी compete करने का। आई होप ये शोल्डर बस मुझे और तंग ना करे। तो फिर प्लान है इस साल मेरा कम से कम जितना मैं compete कर सका करूं। तो अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो इंडियन फैंस के लिए तो आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं अभी। यार बस सपोर्ट करते रहें अपने एथलीट्स को। एथलीट्स जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो उनको हार पे भी क्रिटिसाइज भी करें, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एथलीट का बड़ी एफर्ट जाती है अपनी ट्रेनिंग में, और वो अपना बेस्ट ही टेबल पे जाके देना चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं हार के आ जाऊं। तो अपने एथलीट्स को हमेशा सपोर्ट करें। इंडियन ऑडियंस भी एथलीट्स को सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा पोटेंशियल अब आ रहा है उनके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद प्रो पंजा लीग कि आर्म रेसलिंग को वो ग्लोबल लेवल पे होपफुली उनके एथलीट्स अब कर सकते हैं, इंडिया को प्रेजेंट जैसे राणा ने किया। तो उनको अच्छे और बुरे वक्तों में हमेशा साथ दिया करें एथलीट का। उसका जब टाइम होगा वो इंशाल्लाह वही आपको ऊपर रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरल मैसेज यही दे सकता हूँ। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि अगर प्रो पंजा की मैनेजमेंट ही अगर ये देख रही है तो जरूर इनको भी एक इनवाइट दिया जाए, और हम बहुत एक्साइटेड रहेंगे इनको देखने के लिए इंडिया के अंदर आके compete करते हुए। तो और बहुत सारे लोग हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट्स बहुत सारे लोगों का आ रहा था आपके बारे में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि और इंटरनेट पे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि बेसिकली कि आप क्या करते थे, कहाँ से थे। तो हम बहुत दिन से कनेक्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए हम चाह रहे थे कि आप भी एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ से लोग आपको कनेक्ट कर सके, जहाँ लोग आपसे पूछ सके। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी इंस्टाग्राम पे कुछ अपना पेज बताएंगे, बनाएंगे, और उसके ऊपर हम लोग भी आके क्वेश्चन करेंगे आपसे। इंस्टाग्राम पे वैसे मेरा पेज है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ है इंस्टाग्राम के यूजर्स को देखने के लिए। तो मेरा है वैसे ali.mohd.khan, अगर किसी ने वहाँ, वो मैं देखता रहता हूँ क्योंकि मैं उस पर बाकी आम दूसरे आम रेसलर्स को फॉलो कर रहा होता हूँ। सो ali.mohd.khan, KHAN। तो उसको कोई भी राब्ता करना हो वहां कर सकते हैं, वरना मेरा व्हाट्सएप भी है, वो मेरा ख्याल है कुछ आपका एक दो इंडियन आर्म रेसलर्स हैं उनके पास है। ये है क्योंकि हाँ जी, मेरा ख्याल है यही है। हाँ जी, इसमें कोई पिक्चर यही। ओके ओके। तो आपको कोई मैसेज पीपीएल को लेकर अगर आप देना चाहें तो, क्योंकि पीपीएल सीजन सेकंड होने वाला है बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे बड़े इंटरनेशनल एथलीट्स भी आने वाले हैं। तो कोई एक मैसेज हम्म। आपको पीपीएल के लिए अगर आप देना चाहें तो। यार आई थिंक इवेंचुअली पीपीएल वाले ऑब्वियसली बिजनेस रन कर रहे हैं, दे नो द बेस्ट वे कि किस में वो प्रोग्रेस करेंगे। इसलिए मेरे लिए मेच्योर होगा कि मैं उन्हें बताऊं किस तरह करें। लेकिन आई थिंक देयर वुड इवेंचुअली बी अ टाइम जहां आई थिंक एंड दे वुड बी अवेयर कि इवेंचुअली पीपीएल ब्लो अप करेगा जब पाकिस्तान इंडिया को वो शुरू करेंगे। आपको पता है इसका जितना ऑडियंस और जिस इसमें जितनी फाइनेंसिंग और जितना प्रॉफिट होने आएगा, मेरा नहीं ख्याल वो चाहे रशियन बुला लें चाहे डेवन को बुला लें, उसमें नहीं आना। चाहे वो रायन का मैच करवा लें, उससे कोई वो ऑडियंस इतनी है। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के वो दो छोटे आर्म रेसलर्स का भी कराएंगे तो वो प्रॉफिट इतना ज्यादा निकलेगा इवेंचुअली। तो मेरा उन्हें यही होगा कि इवेंचुअली विजन अपना इस पे रखें, स्पेशली फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ पीपीएल। ऑब्वियसली वन स्टैंड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट, जहां यस कि आप डब्ल्यूएफ में अपने एथलीट्स भेजें और वो गोल्ड जीतें। लेकिन आपको दोनों चीजें चाहिए, जब ये फाइनेंशियली बहुत सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन होगी तब फिर वो आर्म रेसलिंग की साइड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपना ये विजन जरूर रखें और इसको फिर इम्प्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल व्हेन एवर द टाइम इज राइट फ्रॉम देयर बिजनेस परस्पेक्टिव। इसको इसको लाजमी लेके आए, क्योंकि आई बिलीव यहाँ इवेंचुअली उनकी
ये उनका बेसिकली मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट है, तो इस पे जरूर फोकस करें, नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ओनली आर्म रेसलिंग, इवन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिजनेस दैट दे आर रनिंग। तो यही मैं तो उन्हें एक मैसेज दूंगा। कब करें ये आई थिंक दे नो बेटर, लेकिन ये विजन जरूर उनका होना चाहिए कि दिस इज द मेन थिंग फॉर देम। तो बिल्कुल। आर यू इंटरेस्टेड, अगर एक सुपर मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आप जैसे कि 85 के अराउंड रहते हैं वेट में, तो कई बड़े नाम हैं जैसे कि डेनिक, सचिन गोयल भी आप मेंशन कर चुके हैं, तो आपकी तरफ से कुछ इंटरेस्ट हो और आप शेयर करना चाहते हो अभी? हाँ जी श्योर, कोई भी हो, व्हाई नॉट। हम लोग ही इवेंचुअली एथलीट्स ही इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, तो ऑलवेज ओपन, क्यों नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपको आपसे मिलने का मौका मिलेगा इंडिया में, या तो फिर अगर आप कभी हम लोग आए तो आपसे वहां आकर मौका मिल जाए। तो वेरी नाइस टू सी यू। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जॉब्स में रहने के बावजूद भी अगर आर्म रेसलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि जो लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो इतनी टफ जॉब के बावजूद भी आर्म रेसलिंग को, पैशन को अपने फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि एज कभी कभी फैक्टर बन जाता है नहीं करने का, या कभी कभी लेजीनेस, कभी कभी होता है कि हम बाहर है कैसे करें, तो बड़ा सारा मसला है, वो तो होता रहता है। अब जब नहीं करना है तो नहीं होगा। तो ये चीज भी आप काफी ज्यादा लोग को इंस्पायर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट हमारे पॉडकास्ट में इतना जल्दी क्विक कॉल पे आने के लिए। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपसे नए न्यू वीडियो में मिलने को मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, और थैंक यू। और इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी, जैसे आपने कहा, जहाँ भी, हमेशा वेलकम। थैंक्स टेक थैंक्स। केयर।